नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे विपक्षी एकता की नई कोशिशों की। शरद पवार, प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर मना कर रहे हैं कि वो ऐसी किसी कोशिश में शामिल हैं, और यशवंत सिन्हा के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, हालांकि बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत है। उस पर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन अभी बात इसलिए कि उन्होंने एक राष्ट्रीय मंच बनाया 2018 में, जब बीजेपी से निकले। तब से कोई नाम जानता नहीं था। इस मंच के जरिए कुछ कार्यक्रम उन्होंने करने की कोशिश की, कुछ लोगों को जोड़ने की, अपने को सर्कुलेशन में बनाए रखने के लिए। ये नेता जो सब जगह से निकाल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, वो ऐसा करते रहते हैं कुछ लोग। तो इस राष्ट्र मंच की एक बैठक शरद पवार के घर पर आज हो रही है, आज शाम को। इसमें अलग अलग पार्टियों को न्योता तो दिया गया है। कौन पार्टियां हैं? जो जाहिर है कि भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा को देने का सवाल ही नहीं, उसी के खिलाफ मोर्चा बन रहा है। लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो इस बुरी हालत में भी देश भर में 11 करोड़ वोट लेकर आई, कांग्रेस पार्टी, उसको भी बुलावा नहीं। उसके कुछ जो असंतुष्ट नेता हैं, जो G23 आजकल कहा जाता है, उनमें से कुछ लोगों को बुलावा भेजा गया है। वो जाएंगे, इसमें शक है। 3 लोगों को बुलाया था, 2 लोगों ने मना कर दिया है। एक शहर से बाहर है, तो इसलिए हो सकता है 3 में से कोई ना जाए। तो ये तैयारी जो हो रही है, इस तरह का शगल चलाते रहने का कुछ लोगों को शौक होता है। अब आप देखिए, शरद पवार देश भर में बड़े नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में इतनी लंबी पारी खेलने के बाद भी, और मराठा, क्षत्रप, चाणक्य, राजनीति के चाणक्य, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, दावेदार रहे। उम्मीदवार तो किसी ने नहीं बनाया, दावेदार जरूर रहे जब कांग्रेस पार्टी में थे। आज तक किसी भी चुनाव में, विधानसभा की बात कर रहा हूं, किसी भी विधानसभा चुनाव में वो जिस पार्टी के भी अपनी जो पार्टी उन्होंने 1999 बनाई है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको आज तक अकेले दम पर बहुमत नहीं दिला पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी पार्टी की और उनकी राजनीति की सीमा क्या है। उनकी पार्टी के इस समय 3 लोकसभा सदस्य हैं, वो विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के 52 सदस्य हैं लोकसभा में, उस पार्टी को उस बातचीत से बाहर रखा गया है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, कोई उनका बड़ा नेता, यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं जहां भी, वो नहीं आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री नहीं है, वहां भी नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं आ रहे, तेजस्वी यादव नहीं आ रहे, अभी तक की जो खबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों को जमावड़ा हो रहा है। दरअसल कुल मिलाकर ये है कि यशवंत सिन्हा की दुकान सज गई है। वो पिछले 3 साल से एक ठीहा खोज रहे थे अपनी दुकान जमाने के लिए, वो उनको मिल गया। अब वो उनको कंधा जो है शरद पवार का मिल रहा है। उससे पहले मार्च 2021 में वो घूमते घूमते, पहले उन्होंने 2015 के बाद से पहले बीजेपी में कोशिश की, 14 में कहा कि कुछ नहीं चाहिए हमको, बेटे को टिकट दिला दिया, मंत्री बनवा दिया। उसके बाद फिर जो है कहा कि हमको भी चाहिए, नहीं मिला तो क्रांतिकारी हो गए, बगावत का झंडा लेके खड़े हो गए, गाली दी, विरोध किया, सब कुछ किया। जो कुछ पार्टी के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में कर सकते थे, सब किया, कुछ नहीं मिला। आखिर में कोशिश की कि पार्टी निकाल दे, उसी की थोड़ी सहानुभूति मिले, वो भी नहीं हुआ, तो छोड़ के 18 में चले गए। और उसके बाद से वो कांग्रेस में ताक झांक की, वहां कुछ नहीं दिखा। फिर आम आदमी पार्टी का दरवाजा खटखटाया, वहां वेटिंग रूम से बाहर अंदर ही नहीं आने दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो तब से भटक रहे थे कि कहीं कुछ मिले। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब ये त्योहार का मौसम चलता है, लंगर लगते हैं जगह जगह, तो रास्ते में जितने लंगर पड़ते हैं, सब में रुक के खा के देखते हैं। तो उनकी ये आदत होती है, स्वभाव का हिस्सा होता है। यशवंत सिन्हा ऐसे ही लोगों में। तो यशवंत सिन्हा भी 2015 के बाद से, और खासतौर से 2018 के बाद से यही कर रहे थे।
कोई भी मुद्दा जो बीजेपी की सरकार मोदी के खिलाफ नजर आए उसमें वहां उनकी उपस्थिति आपको मिल जाएगी। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें घुस गए, तो मुंबई गए, वहां से जो है एक किसान यात्रा शुरू करने के लिए शरद पवार ने झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की। रवाना होने के बाद यात्रा कहां गई किसी को नहीं मालूम, उस यात्रा के झंडे और डंडे का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिर से अब वो सक्रिय हुए। तो ममता बनर्जी के दुर्भाग्य से, या आप कहें दुर्भाग्य सौभाग्य तो बाद में उनको पता चलेगा, लेकिन ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यशवंत सिन्हा के सौभाग्य से वो तृणमूल कांग्रेस में जाकर गिर गए। अब वहां गिर गए तो वहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। अब उनको एक ठिया मिल गया है। अब देखिए, यशवंत सिन्हा को अगर आप देखेंगे तो वो मेहनत करके अर्जित करते हैं कुछ भी। भाजपा में स्वदेशी जागरण मंच का इस्तेमाल करके, फिर भाजपा के बड़े नेताओं का इस्तेमाल करके, बड़ा लंबा किस्सा है। वो चंद्रशेखर जी के साथ थे तो उनका इस्तेमाल करके पद पाते रहे। तो अब उनको लगता है कि शायद ये जो कुछ कर रहे हैं, ये राष्ट्रमंच के जरिए विपक्षी एकता और नेशनल सीन पर ममता बनर्जी को लाने की कोशिश, वो सब के जरिए शायद राज्यसभा की सीट उनको मिल जाए। लेकिन यशवंत सिन्हा को राज्यसभा की सीट मिले न मिले वो एक अलग मुद्दा है। ये जो कोशिश हो रही है उस पर जरा नजर डालिए। एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं, महाराष्ट्र में मंत्री हैं नवाब मलिक। उन्होंने एक बयान में कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग बुलाए जा रहे हैं उनके अलावा दूसरे क्षेत्रों से भी कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। अब आप वो लिस्ट देखेंगे तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। इसमें कौन कौन है जो उन्होंने लिस्ट जारी की, जो नाम लिए उसी क्रम में बता रहा हूं। केटीएस तुलसी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं। इनकी विशेषता इन दिनों पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी ये है कि ये रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं। तो इनको पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राष्ट्रपति की ओर से जो नॉमिनेशन का कोटा है उसमें नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। फिर उसके बाद अब वो समय पूरा हो गया 6 साल का, तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजा गया। तो अब ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हो गए हैं राज्यसभा में। अब उसके अलावा देखिए SY कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनका बीजेपी से कितना प्रेम है, प्रधानमंत्री से कितना है और कांग्रेस से कितना है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरह का अभियान जैसा ही, जो उनका लिखना बोलना सब कुछ उसी तरह का रहा है। तीसरे हैं केसी सिंह। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो अभी केंद्र में मंत्री हैं। हरदीप पुरी उनके साथ थे, उनके बैचमेट थे, या एक आध साल आगे पीछे रहे हों तो मुझे मालूम नहीं। तो ये दोनों लोग जब रिटायर हुए तो इनको भी उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा। जब 14 में सरकार आई तो उम्मीद कर रहे थे कुछ मिलेगा, तो कुछ समय तक तो चुप रहे। उसके बाद जो है जब हरदीप पुरी को मंत्री बना दिया गया, फिर प्रमोशन हो गया और उनको बढ़ाने लगी बीजेपी, तो फिर उनको लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलना है, तो ये खिलाफ हो गए। एक बात है कि कंसिस्टेंट है, लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलने के मामले में कभी कभी ऊपर नीचे नहीं हुए, बराबर लगातार एक सुर में एक स्वर से बोलते रहे। अब उसके बाद नाम आता है स्वनामधन्य गीतकार जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर के बारे में कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो कवि हैं, लेखक हैं, फिल्मों में पटकथा लेखक हैं और बड़े मशहूर लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। वो उसी तरह से सोचते हैं। वो अपने को कहते सेकुलर हैं लेकिन वो सेकुलर हैं नहीं। ये बात वो एक बार नहीं दसियों बार खुद साबित कर चुके हैं अपने बयानों से, अपने काम से। उनको किसी आतंकवादी के खिलाफ बोलने में हमेशा तकलीफ होती है, लेकिन उसके पक्ष में बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती। किसी आतंकवादी को अगर सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिल जाए तो उसको रुकवाने के लिए वो बहुत तत्पर नजर आते हैं। अगले सज्जन है प्रतीश नंदी। ये कभी पत्रकार हुआ करते थे। इनकी पत्रकारिता के बारे में जितना कहा जाए कम। प्लेगरिज्म का आरोप लग चुका है इन पर, ये सबको पता है। सार्वजनिक
क्षेत्र में इसकी जानकारी है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब शिवसेना का परचम चरम पर था, जब शिवसेना मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोलती थी ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, उस समय शिवसेना से राज्यसभा के सांसद थे। इनको उस समय सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं था, या इन्होंने मान लिया कि शिवसेना से बड़ी सेकुलर पार्टी देश में कोई है नहीं। तो शिवसेना अगर राज्यसभा में भेज दे तो सेकुलर है, नहीं भेजती है जिनको तो वो कहते हैं वो कम्युनल है। तो उस समय शिवसेना के साथ होने का आप अंदाजा लगाइए कि क्या मतलब होता है। और उसके बाद अगर कोई ये दावा करे कि मैं सेकुलर हूं तो आप उसकी हिम्मत की दाद तो आपको देनी पड़ेगी। अब उसके अलावा उसमें एक और बड़े वकील हैं, कॉलिन गोंजाल्विस। इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, किस तरह के इश्यूज से जुड़े हुए हैं, ये सबको पता है। ये लुटियन मीडिया जो है या लुटियंस के जो लोग हैं उनकी उस बिरादरी का हिस्सा हैं। फिर करण थापर, इतने बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े एंकर, इंटरव्यू क्या लेते हैं, सबको धराशायी कर देते हैं। ये जब इंग्लैंड से लौटे थे तब इंदिरा गांधी ने चिदम्बरम को जिम्मा दिया था कि इनका ख्याल रखा जाए। तो किस तरह का एजेंडा चलाते रहे ये आपको मालूम है, उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से लगातार अलग अलग लोगों से, प्रभावशाली लोगों से, जिसकी भी पहुंच मोदी तक थी, ये संदेश भिजवाते रहे। ये बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हम आपके प्रति सहानुभूतिपूर्वक काम करने को तैयार है। इन लोगों को चाहिए, इन लोगों की समस्या क्या है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी, पत्रकारिता से आम आदमी पार्टी से फिर निकलकर पत्रकारिता में आने वाले आशुतोष हैं, मेरे मित्र हैं और काफी समय से, बहुत सालों से हैं, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको पता है, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये जितने नाम मैंने लिए इनमें से कौन लोग उस बैठक में जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। ये नाम आपको बताए मैंने वही जो नवाब मलिक ने अपने बयान में जिनके नाम लिए हैं। कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये स्पष्ट कर देना जरूरी है। तो इन लोगों को आप देखिए कि ये विपक्षी एकता की रणनीति बनाएंगे। इस बीच में 2 हफ्ते में 2 बार प्रशांत किशोर शरद पवार से मिले हैं, तो ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इस विपक्षी एकता से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसमें उनकी कोई राय नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस तरह की सारी कोशिशें फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती हैं, यानी निरर्थक प्रयास होता है, इनका कोई नतीजा नहीं निकलता, ऐसा उनका मानना है सार्वजनिक रूप से। अंदर से क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे मामलों में ज्यादातर बात को छिपाते नहीं है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होता तो वो कम से कम अगर इसके खिलाफ नहीं बोलते तो चुप रहते। तो आप देखिए ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, जो इकट्ठा होकर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये लोग लुटियंस दिल्ली के, खान मार्केट के अनाथ हुए लोग हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि प्रधानमंत्री आवास, किसी भी मंत्री के घर पर, कहीं भी, किसी सरकारी विभाग में, हर जगह ये वीआईपी की तरह ट्रीट किए जाते थे। सरकार के दामाद की तरह इनकी आवभगत होती थी, वो सब बंद हो गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एंट्री हो, कैसे नहीं एंट्री दोगे तो बाहर खड़े होकर गाली देंगे। तो वो गाली देने का काम इनमें से ज्यादातर लोग करते हैं वही। तो इस बैठक में शरद पवार के अलावा किसी बड़े नेता के आने की अभी तक खबर नहीं है। ममता बनर्जी भी था ले रही होंगी, पानी का अंदाजा लगा रही होंगी कि ये कितना आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी विपक्षी एकता कांग्रेस को बाहर करके नहीं हो सकती है। जो भी ऐसा प्रयास किया जाएगा, मानकर चलिए कि जो लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं उनका एजेंडा कुछ और है। विपक्षी एकता उनका एजेंडा नहीं हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ विकल्प तैयार करने का एजेंडा उनका नहीं हो सकता है।
तो उनका क्या एजेंडा है, ये आज की बैठक में क्या होता है, इससे थोड़ा और अंदाज़ा लगेगा। जब इस बैठक की खबरें बाहर आएंगी, इसका अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके आयोजक बताते हैं, तब भी पता चलेगा। नहीं बताते हैं तो भी खबरें बाहर आएंगी, तो अंदाज़ा लगेगा। लेकिन ये सब लोग देखिए किसी विचारधारा से प्रभावित लोग नहीं हैं। ये एक व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति के खिलाफ जो इनके मन में नफरत है, उसके कारण ये एक मंच पर है। नहीं, इनमें से कई लोग साथ बैठने को भी शायद तैयार नहीं होते। तो आपको मैं इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें इसलिए बताता हूं कि आपके पास जानकारी रहे। आप मेरी राय से सहमत मत होइए, आप मेरी राय के अनुसार आप अपना जो है निष्कर्ष मत निकालिए, उसके आधार पर कोई फैसला मत कीजिए। आपके पास ये सब जानकारियां होनी चाहिए। उन जानकारी के आधार पर तय करें कि देश में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका मकसद क्या है, कौन देश के हित में सोच रहा है, कर रहा है, कौन देश के खिलाफ कर रहा है। ये बातें आपका जब फैसला हो इस बारे में, तो आपकी जानकारी में सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।